हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अर्चना हिंदी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक नई भर्ती के बारे में बात करेंगे जो कि सीआईएसएफ में फायरमैन कांस्टेबल के पद पर आई है। इसके ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त 2024 से शुरू होकर 30 सितंबर 2024 तक भरे जाने हैं। जैसा कि इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये जो आपका फायरमैन कांस्टेबल का जो पद है, ये 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग जो है लेवल 3 के अंतर्गत आता है, जिसका बेसिक जो है 21,700 से स्टार्ट होकर 69,100 रुपीज़ तक है। अब इसमें जैसे सैलरी में इसके बेसिक के अलावा जो है डीए भी इंक्लूड होता है, टीए है, एचआरए है, रिस्क अलाउंसेज है, ड्रेस अलाउंसेज है। तो ये सब मिला के जो है इसका टोटल सैलरी बनता है। इसके अलावा जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, उन पे बात करेंगे। अब इस भर्ती प्रक्रिया में होना क्या-क्या है? तो सबसे पहले तो इसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा और फिर इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर एक आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, है ना? तो एक-एक करके हम लोग सब पे बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आवेदन पत्रों को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जो है स्वीकार किया जाएगा। मतलब इसका ऑफलाइन भरने का कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग केवल ऑनलाइन ही भर पाएंगे। इसके बाद में वे अभ्यर्थी, जैसे एक इसका ये पॉइंट है कि वे अभ्यर्थी जो पीटी पीएसटी, अच्छा पीटी का मतलब होता है कि जैसे रनिंग है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, पुशअप्स है, लेकिन जो आपका ये फायरमैन वाला है इसमें केवल आपको रनिंग करनी है। ठीक है। और पीएसटी का मतलब होता है जैसे आपका हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब उसमें मेजर किया जाता है। तो जो अभ्यर्थी जो पीटी पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेंगे, उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षण में शामिल होने के लिए उनकी छंटनी लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर उनके राज्य, क्षेत्रवार और श्रेणीवार की जाएगी। डीएमई मतलब होता है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल के लिए चयनित किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या का लगभग 2 गुना होगी। मतलब आपका पहले फिजिकल होगा, फिर आपका जो है रिटन होगा। इसके बाद अगर उन सब में आप क्वालिफाई करते हैं, तो जब आपका मेडिकल होगा तो उसमें जितनी भी वैकेंसी होंगी उसका डबल बच्चे जो है बुलाए जाएंगे। आगे इसमें है कि जैसे एक पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि पॉइंट नंबर 1.7, विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार रिक्तियों को भरा जाएगा। इसके अलावा आतंकवाद नक्सलवाद प्रभावित जिलों के लिए चिन्हित रिक्तियां केवल उन जिलों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। मतलब जो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे जो जो भी वैकेंसी होंगी तो वो वहीं के अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व हैं। उसमें बाहर के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। उसकी एक उन्होंने अलग से लिस्ट भी बना रखी है कहाँ कहाँ पे है। इसके अलावा जैसे पॉइंट नंबर 1.10 में कह दिया हुआ है, परीक्षा के लिए सभी चरणों के लिए प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से सीआईएसएफ की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। तो आपको समय समय पे इनकी साइट पे देखते रहना पड़ेगा। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये पे लेवल 3 में 21,700 से 69,100 रुपीज़ तक इसका जो है बेसिक पे है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने जैसे हर एक स्टेट वाइज जो है इन्होंने वैकेंसी दे दी है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी हमारी जो है असम में है। असम में आप अगर देखेंगे तो 164 पद हैं टोटल। और बिहार में जैसे 56 हैं। इसके बाद जैसे अब देखिए यहाँ पे जैसे इन्होंने नक्सलवाद जो है उसके हिसाब से भी दे दिया है। जैसे आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद, नक्सल आतंकवाद, यहाँ पे देखिए 5 वैकेंसी हैं। छत्तीसगढ़ में है जैसे, यहाँ पे इनके लिए 41 वैकेंसी रिजर्व हैं। इसके बाद और आगे हम आएंगे तो यहाँ झारखंड में है, जैसे यहाँ पे भी इनके लिए जो है 29 वैकेंसी रिजर्व हैं। फिर इसके बाद में जैसे केरल में है, केरल में भी देखिए जैसे यहाँ पे 19 पद ऐसे हैं जो वहाँ के लिए रिजर्व रखे गए हैं। मध्य प्रदेश में 17 हैं, महाराष्ट्र में 11 हैं, उड़ीसा में 41 हैं। तो इसी तरह आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जैसे आपके 108 पद हैं टोटल। पश्चिम बंगाल में जैसे नक्सल एरिया के लिए 6 पद ऐसे हैं जो रिजर्व हैं। तो ये लिस्ट आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे।
अच्छा, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, कोई प्रतीक्षा सूची या आरक्षित सूची तैयार नहीं की जाएगी, मतलब कोई वेटिंग लिस्ट यहाँ पे नहीं बनेगी। अच्छा, अब इसका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को अथवा उससे पहले विज्ञान विषय के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। मतलब आपको 12th पास होना है या उसी के समकक्ष कोई आपके पास में योग्यता हो। आयु सीमा क्या है इसकी, जैसे 18 से 23 वर्ष है। मतलब आपको 1 अक्टूबर 2001 से पहले और 30 सितंबर 2006 के बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो भी गवर्नमेंट के मानक के हिसाब से रिजर्वेशन है कि जैसे SC ST को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक का जो भी क्राइटेरिया रहता है, और ये आपका 1984 के दंगों और गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतकों के बच्चों और आश्रितों के लिए। इसके बाद में एक ये पॉइंट दिया हुआ है कि मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज की गई जन्म तिथि और नाम को ही आयु और नाम निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा। मतलब आपका हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है उसी में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ और नाम होगा वही इसका जो है फाइनल वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद जैसे एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो इसमें दिए गए हैं, आप लोग पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो सर्टिफिकेट है उसका क्या सिस्टम रहेगा। जैसे वे अभ्यर्थी जो आरक्षित रिक्तियों के अधीन आवेदन करना चाहते हैं अथवा जो आयु में छूट चाहते हैं उन्हें सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाण पत्रों को दस्तावेज सत्यापन के लिए मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। मतलब इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है कि OBC का और SC ST का, EWS का, तो आपको उसी फॉर्मेट में अपने यहाँ से जो भी अधिकारी होंगे तो उससे बनवा के आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ये जैसे पॉइंट 8.5 है, ये पढ़ लीजिएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थियों को ये अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि वह जाति समुदाय प्रमाण पत्र रखता है और वह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या इतने के अनुसरण में एक निर्णायक तिथि अथवा अर्थात ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता है। तो एक चीज़ में ध्यान रखना है कि जो भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो जो भी आपका जैसे 30 सितंबर इन्होंने लास्ट डेट रखी है तो उसके पहले का ही बना होना चाहिए। ये भी है, जैसे SC ST के लिए भी है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, अब फॉर्म भरने में जैसे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये फ़ोटो वाला इन्होंने जो दे रखा है ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि जैसे फ़ोटो जो भी आपकी होनी चाहिए तो वो एक तो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें इन्होंने एक पॉइंट ये रखा है, जैसे जिस तारीख को फ़ोटो खींची गई है वह फ़ोटो पर स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए और फ़ोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। धुंधली तस्वीर वाले आवेदन भी अस्वीकार कर दिए जाएंगे। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि लास्ट 3 मंथ से ज़्यादा फ़ोटो आपकी पुरानी ना हो और उसमें जो भी डेट हो वो मेंशन हो, ठीक है। इसके बाद ये हस्ताक्षर वगैरह का दिया हुआ है। अच्छा, इसमें आवेदन शुल्क आपका 100 रुपये है। एक पॉइंट इन्होंने इसमें दे रखा है कि जैसे अगर आपका कुछ मान लीजिए करेक्शन होगा तो वो आपको जो है 3 दिन का समय देंगे। इसमें देखिए लिखा भी हुआ है, 3 दिन का समय आपको दिया जाएगा। जब उसका लास्ट डेट खत्म हो जाएगी फॉर्म भरने की तो आपको 3 दिन दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए। उसके बाद कोई आपको समय नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से अपना फॉर्म भरें। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा फिजिकल के बारे में जान लेंगे। जैसे फिजिकल में इन्होंने सबसे पहले तो आपका PT जो होता है उसमें अभ्यर्थियों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया PT। और PST जो होता है तो उसमें आपका जैसे इसमें मैंने बताया था चेस्ट हाइट वेट वगैरह सब होता है। तो 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और सीना आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में फिर आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कुछ चीज़ें हैं कि मैट्रिकुलेशन और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र, उम्र, नाम, शैक्षिक योग्यता साबित करने के लिए ये आपका
हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जो होगा वो काम आएगा। ये सब पॉइंट एक एक करके आप पढ़ सकते हैं। एक पॉइंट जैसे ये है इसमें कि पीटी पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ओएमआर कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड पर के तहत होने वाली लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे। तो जैसे मान लीजिए पहला आपका पीटी होगा, पीएसटी फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें जो पास करेगा तो उसे आपको जो है रिटन टेस्ट में बैठाया जाएगा। तो रिटन टेस्ट 100 अंकों का होगा और उसमें 100 प्रश्न होंगे। अच्छा, इसमें प्रश्न कौन कौन से होंगे, जैसे 25-25 नंबर के और 25-25 क्वेश्चन के 4 सेक्शन होंगे। तो रीजनिंग 25 नंबर की, जीके 25 नंबर की, मैथमेटिक्स अर्थमेटिक 25 नंबर की, और ये अंग्रेजी और हिंदी में से कोई एक आएगा इसमें 25 नंबर का। 100 नंबर का पेपर है इसमें। अच्छा, और इसमें कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद में अच्छा, एक पॉइंट जैसे ये इसमें दिया हुआ है, जैसे इसमें लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने और अगले चरण में प्रवेश हेतु अंकों का न्यूनतम प्रतिशत ये है कि जैसे जो भी अनरिजर्व हैं तो उनको 35% और जो मतलब आपके रिजर्व कैटेगरी हैं तो उसमें आपको 33% नंबर लाने होंगे। ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग जो है परसेंटेज दिया हुआ है इसमें। अब ये मेरिट कैसे बनेगी वो भी इन्होंने बता दिया है कि जैसे पीटी पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और राज्य केंद्र शासित को आवंटित रिक्तियों की संख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में राज्य और श्रेणीवार मेरिट सूची अर्थात अनारक्षित, अनुसूचित अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, ईएसएस को अलग से तैयार किया जाएगा। तो ये आपका जो है हर एक स्टेट वाइज में कितनी वैकेंसी है हर एक स्टेट में और कैटेगरी के हिसाब से जो है ये सब मेरिट बनेगी। और ये तो मैंने बताया था कि जैसे विस्तृत परीक्षा, जैसे मान लीजिए आपका सब पीटी हो गया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, रिटर्न हो गया, तो मेडिकल के लिए जो बुलाए जाएंगे वो डबल कैंडिडेट होंगे। जितनी वैकेंसी होंगी उस कैटेगरी में और उस स्टेट में तो उसका डबल कैंडिडेट मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद में और जैसे आप देखिए यहाँ पे जैसे क्या है ना, इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा। जैसे जो ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के हैं, अब इन्होंने यहाँ पे बताया है कैसे कैसे फॉर्म बनना है आपको। तो फोटो का एक आप लोग ध्यान रखिएगा, उसमें जो है थोड़ा सा गड़बड़ ना हो, क्योंकि अगर मान लीजिए उसमें उनको लगेगा कि गड़बड़ है तो फिर आपका फॉर्म ना रिजेक्ट हो सकता है। तो फोटो में विशेष का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जैसे सर्टिफिकेट का इसमें इन्होंने दे रखा है कि किस तरह बनवाना है। देखिए, भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण पत्र। तो ये SC ST के लिए प्रमाण पत्र है, तो अगर आप इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। इसके बाद में जैसे यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं तो उनको जो है ये वाला सर्टिफिकेट बनवाना है। और ये आपका जैसे जो ईडब्ल्यूएस हैं तो उनके लिए ये है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय और परिसंपत्ति का प्रमाण पत्र, तो ये है। तो यही स्टूडेंट्स, इतनी जानकारी थी, मेन मेन जो थी तो मैंने आपको बता दिया। और अब जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि नक्सल आतंकवाद से प्रभावित जिलों की सूची। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आंध्र प्रदेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि वहाँ पे मतलब नक्सल आतंकवाद से प्रभावित हैं, तो उसमें इन्होंने बता रखा है छत्तीसगढ़। इसके बाद केरला, मध्य प्रदेश में कौन कौन से, पश्चिम बंगाल में। तो कुल 38 इसमें डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो आतंकवाद और इससे संबंधित हैं, नक्सलवाद से। ठीक है, तो यही बच्चों आपको जानकारी देनी थी और आप लोग जो है इसको सावधानी से भर दीजिए, कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि बाद में फिर करेक्शन करने के लिए
ऐसा मतलब भरिए कि बाद में करेक्शन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है बच्चों, जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।